नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अव्यवस्था, लापरवाही और सिलसिलेवार जातियों के खिलाफ जारी है हमारा शंखनाद। यूं तो आपने बिहार में बहुत सारे खस्ताहाल अस्पताल देखे हैं, लेकिन आज आपको जो अस्पताल हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। यकीन नहीं होगा कि जिन दुकानों में परचून का सामान बिकना था वहां अस्पताल चल रहा है। आप भरोसा नहीं कर पाएंगे कि 6x8 के दुकानों में इलाज भी होता है, ऑपरेशन भी होता है, वहीं कोरोना की वैक्सीन का स्टोर भी है। और व्यवस्था और बदहाली की यह तस्वीर बिहार के सहरसा की है। एक बार इस रिपोर्ट को देखिए। सुशासन बाबू के सुशासन की असली तस्वीर आपको देखने को जरूर मिलेगी। हमारे संवाददाता रोहित कुमार सिंह की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कभी देखा है ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो दुकानों में चल रहा हो? शटर उठाइए, इलाज कराइए। शटर उठाइए, ऑपरेशन कराइए। शटर उठाइए, टीका लगवाइए। शटर उठाइए, भर्ती हो जाइए। तो अब तक आपने भले ही देखे हो नीतीश कुमार के बदहाल, खस्ताहाल, बेहाल अस्पताल, देखे हो आपने अस्पताली भूत बंगले या कचरे के अंबार में धंसा अस्पताल, लेकिन सहरसा के बनवा इटहरी प्रखंड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे तो यकीन हो जाएगा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पृथ्वी अपने अस्पतालों को पाताल में खींच ले गई है। इस वक्त हम सहरसा जिले के बनवा इटहरी प्रखंड में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये 5 दुकानें देख रहे हैं, दरअसल ये 5 दुकानें जो है, इन्हीं दुकानों में जो है बनवा इटहरी प्रखंड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो चलता है। देखिए किस तरीके से शटर उठाया जाएगा और अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो हैरान कर देगा। देखते चलिए क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ देखने को। ये पहला जो है एक दुकान, इसका शटर उठेगा तो ये है रोगी पंजीकरण कक्ष है। और दूसरा यहाँ पे आप आ जाइए, जिसका शटर अभी उठाया गया है, ये है दवा वितरण और भंडारण कक्ष है। यहीं पे दवाइयाँ मिलती हैं, यहीं पे लोग जो आते हैं, मरीज आते हैं, उनको बताया जाता है क्या दवाएं उनको मिलेंगी। और ये तीसरा आप देख लीजिए, इसका भी शटर आप उठाइएगा तो अंदर यहाँ पर नर्स मौजूद हैं। जहां डॉक्टर बैठते हैं वहां देखेंगे तो डॉक्टर के अलावा जंग खाई हुई कुर्सियां मिलेंगी, कुछ रद्दी फाइलों का बंडल मिलेगा। यूं समझिए कि इतना कुछ यहां रखा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। और बाजार समिति की ये जो 5वीं दुकान है, ये देखिए, ये 5वीं दुकान है। इसमें ये ओपीडी और शीत श्रृंखला है। और ये जो 5वां कमरा है, इसमें इस पीएचसी के जो डॉक्टर हैं, जो मुख्य डॉक्टर, वो बैठते हैं यहाँ पे। उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कैसे काम करते हैं ये शटर वाला अस्पताल में आप लोग? यहाँ पर देखिए ओपीडी हम लोग चला लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर बीसीएम बैठते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑफिस का जितना भी कार्यक्रम होता है देख लीजिए। बस इतने ही में जो है ना हम लोग का चलती है। 6x8 के इस दुकान में आप लोग का अस्पताल चल रहा है? क्या करें, किसी तरह हम लोग काम चला लेते हैं। इस 6x8 के कमरे में ऑपरेशन भी होता है। सही सुन रहे हैं, ऑपरेशन भी होता है। लेकिन होता कैसे है डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। तो बताइए डॉक्टर साहब। ऑपरेशन हुआ, फिर इसको हटा दिया जाता है बाहर, फिर यहाँ बेंच लगा करके, फिर इसको शटर को हाफ गिरा करके, तब जो है ना एक पर्दा लगा दिया जाता है। फिर उसी कर देते हैं यहीं पे? यहीं हम नहीं करते हैं, प्रभारी सर आते हैं तो करते हैं, यहीं पर करते हैं। यही हो जाता है, यहीं पर ऑपरेशन किया जाता है। और उसके बाद दूसरे के यहाँ अनिल, एक है अनिल मोदी, उनके घर में रखा जाता है। तो क्या चीज रखा जाता है? पेशेंट सबको। सुना कि नहीं, इस दुकान में ऑपरेशन करने के बाद कोई अनिल मोदी जी हैं, उनके घर में पेशेंट को रखा जाता है। 25 लोग स्टाफ है यहाँ पर। और आप देख लीजिए कैसे एक 6x8 के इस दुकान में जो है, ऐसे 5 दुकानें हैं, इसमें एक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, एक अस्पताल चल रहा है। आप सोचिए कितनी हैरानी की बात होती है ये। आप जो बातें बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसको सुन के माथा चकरा जाता है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ तो ऐसे डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन जब यहाँ पर
ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो ये टेबल हटाया जाता है, एक दूसरा ऑपरेशन बेड है उसको यहाँ लगाया जाता है, शटर आधा गिराया जाता है, पर्दा बनाया जाता है, उसके बाद मरीज का ऑपरेशन होता है। कहाँ रखा जाता है वो भी देख ही लीजिए। यहाँ देखिए इस घर में दवाइयाँ, इंजेक्शन सब जो है इस तरीके से यहाँ बिखरा पड़ा है। और यहीं पर देखिए ये जो बेड है यही ऑपरेशन बेड है। अच्छा ये स्ट्रेचर है। यहाँ देखिए बोरा भर भर के जो है यहाँ पर सिरिंज और दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं। एक निजी आवास है और यहाँ पर अब देखिए किस तरीके से दवाइयाँ, इंजेक्शन, सिरिंज जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और सुनिए, जहां ऑपरेशन के बाद मरीजों को रखा जाता है उस निजी घर की मालकिन कहती हैं कि जरूरत पड़ने पर तो वो इलाज भी कर लेती हैं। और थोड़ा बहुत तो हम अपनी यूज मतलब हल्का फल्का होता है तो हम यहाँ हॉस्पिटल से सब चीज दवाई सुई टोटल चीज ले लिए हैं। तो थोड़ा सा सर्जरी कटिंग वुटिंग होता है तो बीटाडीन, डिटॉल सब चीज लेके रखे हैं हॉस्पिटल से। उसका हम जहाँ तक इलाज कर देती है, थोड़ा बहुत हल्का फल्का होता है तो कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद ज्यादा अगर सिलाई का जरूरत होता है तो जलाल जी को कॉल करके बुलाते हैं, वो आके कर देते हैं। सबसे जरूरी बात तो बतानी ही रह गई कि अस्पताल सुबह 8 बजे से 8 बजे तक ही खुलता है। इसके पहले या इसके बाद में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी किस्मत, जहाँ चाहे वहाँ इलाज कराए, बस यहाँ का शटर न खटखटाए। 8 बजे से 8 बजे तक ही होती है, रात में नहीं, नाइट ड्यूटी आने होती है। रात बंद हो जाता है अस्पताल क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट की भी नहीं है व्यवस्था, पानी का भी व्यवस्था नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी है तो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। हाँ, टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के खुलने का समय 8 से 8 इसलिए है क्योंकि यहाँ न पीने के पानी की कोई व्यवस्था है, न टॉयलेट। स्वास्थ्य कर्मी भी बेचारे करें ही क्या। फैसिलिटी नहीं है, ना पीने योग्य पानी है, ना ही लेटरिन बाथरूम है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो कैसे आप लोग मैनेज करती हैं? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है जोइस केरकेटा, ANM। अच्छा, कैसे आप लोग मैनेज करती हैं यहाँ पर? अगल बगल जाके सर मैनेज कर लेते हैं। डॉक्टर से सवाल किया गया कि अधिकारी ध्यान क्यों नहीं देते, जवाब भी सुन लीजिए। आते हैं सिविल सर्जन साहब, आते हैं DM साहब, कई बार लिख कर गए हैं, लेकिन होता कहाँ कुछ। आज पूरे तौर पर स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ है। धन्य है नीतीश कुमार, धन्य है उनका स्वास्थ्य विभाग और धन्य है उनके अस्पताल। जब भी दिल करे यहाँ आइए और शटर उठाकर बेशर्मी देख जाइए। रोहित कुमार सिंह, सहरसा, आज तक। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को मानो लकवा मार गया हो। आए दिन बिहार में स्वास्थ्य से जुड़ी जो खबरें सामने आती हैं वो परेशान करने वाली होती हैं, कई खबरें तो शर्मसार करने वाली होती हैं। एक और दुखदायी खबर दरभंगा से आई है। यहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 48 घंटे के भीतर 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया। चारों बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। एक बच्चा तो कोरोना पॉजिटिव भी था, मगर अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि बच्चों को सीरियस हालत में यहां लाया गया, इसीलिए उन्हें बचाया नहीं जा सका। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की तस्वीरें आपने कई बार देखी होंगी। कभी तालाब बनते हुए, कभी यहीं पर मछलियां तैरते हुए। कहने को तो ये बहुत बड़ा अस्पताल है, मगर इसकी चर्चा इसकी खूबियों से ज्यादा इसकी खामियों पर होती है। ताजा मामला यह है कि इसी दरभंगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 48 घंटे के भीतर 4 नवजातों ने दम तोड़ दिया। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास जब तक लाते तब तक स्थितियां बिगड़ चुकी थी। मोमेंट में जब बच्चा सीरियस होता है तब तो चलिए भाई DMCH में आए, तो जितना प्रयास करना है उतना डॉक्टरों ने किया। उसमें कोई लापरवाही नहीं हुई, मरीज के इलाज में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो हमारे पास सुविधा है सारा उन लोगों को लगाया गया। लेकिन जब कंडीशन ही वैसा रहता है जिसमें बचाना कभी कभी हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, वही हुआ।
डॉक्टर कहते हैं कि बच्चों में निमोनिया के लक्षण थे, बच्चों में खून की कमी थी, एक बच्चा कोविड पॉजिटिव था, बाकी के नेगेटिव थे। कोरोना का टेस्ट तीनों का किया गया था, किसी का भी पॉजिटिव नहीं आया था। उसमें एंटीजन तीनों का निगेटिव था। एक का आरटीपीसीआर पहले बाहर में हुआ था, लड़का का वो भी निगेटिव था। एक लड़की जो कल जिसका डेथ हुआ है उसका कल आरटीपीसीआर गया हुआ है, रिपोर्ट वेटिंग है, जो आज आ जाएगा। एंटीजन तीनों का निगेटिव। बच्चों की मौत हुई तो बिहार की राजनीति सुलग उठी। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने इसे कोरोना की तीसरी लहर बताकर नीतीश कुमार के लिए ट्वीट किया। सीएम साहब, करबद्ध निवेदन है, बिहार के बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर के कहर से बचा लीजिए। ये नौनिहाल आपके खस्ताहाल अस्पतालों को झेल नहीं पाएंगे। अविलंब हस्तक्षेप कीजिए, अन्यथा माँ बाप की आंखों के तारे टूटेंगे। माँ की गोद सूनी होगी तो मर्माहत ममता के क्रोध से सारे तख्तोताज बिखर जाएंगे। बच्चों की मौत तो कोरोना और निमोनिया से हुई, लेकिन इस दर्दनाक खबर को जरा इस तस्वीर से जोड़कर देखिए जो पिछले 2 दिनों में आई है। जब अस्पताल का ऐसा नजारा हो, आपातकालीन विभाग से मेडिसिन और शिशु विभाग तक पानी पानी हो, तो फिर यहाँ के मरीजों का तो भगवान ही मालिक है। देखिए किस तरह एक तरफ मरीज स्ट्रेचर पर लेटे हैं और दूसरी तरफ वार्ड में पानी भरा हुआ है। अस्पताल का कॉरिडोर हो या दवा विभाग, चारों तरफ पानी का साम्राज्य है। तबाही जो होती है इसी रूप में होती है। अचानक कहीं बारिश आ जाएगा, पानी, आंधी, तूफान आ जाएगा और व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने की कोशिश करता है। जब ऐसा कुछ होता है तो हमारे डीएमसीएच के अंदर भी जो बहुत तेज बारिश हुई उसका असर दिखा और प्रशासन उसको ठीक करने में लगा। तुरंत पानी को पंप आउट करने की व्यवस्था वहां हो रही है। ऐसे वक्त में जब बिहार कोरोना संकट से जूझ रहा है, दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का ये हाल कहीं से सिस्टम पर भरोसा पैदा नहीं करता। जब अस्पताल ही बीमार हो तो फिर मरीजों का क्या होगा? दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में अस्पतालों की दुर्दशा आपने देख ली, अब आपको उत्तर प्रदेश लिए चलते हैं। हमने शंखनाद में कई बार दिखाया था कि गंगा के किनारे बालुओं में शवों को दफन किया जा रहा है। हमने शंखनाद में चिंता भी जताई थी कि जब बरसात होगी तो ये शव कहीं गंगा में तैरने ना लगें। बेहद अफसोसनाक है, मगर हमारी आशंका सच साबित हुई है। उन्नाव में गंगा में शव तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरी की पूरी रिपोर्ट देखिए, जिसको देखकर आप स्तब्ध रह जाएंगे। मौजूद है उन्नाव के बक्सर घाट में, जहां पर कुछ दिनों पहले तस्वीरें दिखाई दी थी कि गंगा के घाट के आसपास बड़ी संख्या में शवों को दफन किया गया था। लेकिन गंगा में पानी का स्तर बढ़ने के बाद अब ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां आप देख सकते हैं कि जो शव हैं वो जो दबे हुए थे रेत के नीचे वो निकल के बाहर आ रहे हैं और वो गंगा में बहते हमें दिखाई दे रहे हैं। ये सिलसिला पिछले 1-2 दिनों से शुरू हो गया है, जहां पर एक एक करके जो शव हैं वो अब जो जमीन के नीचे दफन थे वो कटान के चलते निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार पिछले 1-2 दिनों से दिखाई दी। हम यहीं पर मौजूद है, ये बक्सर धाम है, उसका घाट है गंगा का, जिसके किनारे आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे जमीन के नीचे रेत में यहाँ पर भी दफन किए गए हैं शवों को। और संक्रमण के काल के दौरान यहाँ पर पिछले 15 दिनों पहले काफी संख्या में इस तरीके से अंतिम संस्कार
हुए तो 3 से 4 दिन हो गए हैं तब से। देखिए जब से ये बहाव आया है तब से जो है 100 निकलना शुरू हुए हैं। अच्छा अच्छा। पहले तो अधिकतर मात्रा में जो है 100 जो है ऊपर ही थे, लेकिन बहाव के साथ जब बीच में जो है कटान पड़ी, रेती पड़ी, तो 100 उभर करके आना शुरू हुए हैं। पिछले 3 से 4 दिन लगातार ये सिलसिला चल रहा है। कहने के लिए कहा गया है कि गंगा के घाटों पर एसडीआरएफ की तैनाती है। गंगा में शवों को बहने से रोकने के लिए प्रशासन की टीम भी मुस्तैद है, लेकिन सुनिए, ऐसा सिर्फ कहा गया था, यहाँ कहीं कोई नहीं है। कोई भी आदमी यहाँ तक, हम लोग यहाँ 2 घंटे से हैं, कोई भी प्रशासन का कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया। हम लोग कोई टीम मौजूद नहीं है एसडीआरएफ की जो यहाँ पर देख रही हो, अगर शव ऐसे दिख रहे हो तो? कोई टीम नहीं, कोई टीम नहीं है यहाँ पे। जी नहीं। आप बताइए, ये सिलसिला अभी 2-3 दिन से ही शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन है कि जब भी दिखाई दे रहे हैं? हाँ, 1 ही 2 दिन से। उस पार आप देख सकते हैं जहां पर बीच में लोगों ने अपने जो शव थे उनका वहां पर अंतिम संस्कार किया था। जमीन के नीचे यानी कि रेत के नीचे उन शवों को दफनाने की जो बात सामने आई थी, उसके चलते इस तरीके की तस्वीरें दिखाई दी थी। लेकिन ये साफ है कि आने वाले दिनों में अगर जिस तरीके से पानी का स्तर बढ़ता है और खासतौर पे बारिश के समय में कहीं ना कहीं ऐसी और तस्वीरें दिखाई देंगी, जिस पर इस वक्त प्रशासन को कड़ाई से निपटने की जरूरत है, क्योंकि हाल फिलहाल जमीन पर हमें कोई तैयारी खास नहीं दिख रही। उन्नाव से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। शंखनाद में आगे बढ़ते हुए अब एक ऐसे परिवार की ऐसी दर्दनाक दास्तान दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के लिए पत्थर दिल होना पड़ेगा आपको। अपने परिवार का कोई सदस्य असमय गुजर जाए तो कितनी तकलीफ होती है, मगर लखनऊ के एक गांव में एक ही परिवार के 8 सदस्य बारी बारी से गुजर गए। सबको कोरोना ने मार दिया। झकझोर देने वाली ये कहानी किसी को भी परेशान कर सकती है। हम तो यही सोच रहे थे कि भाई खत्म हुआ दूसरा बच जाए, ये खत्म हुआ चलो छोड़ो, अब ये बच जाए। लेकिन अंत तक सभी खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, सभी खत्म हो गए, सब कुछ बर्बाद हो गया, हमारा घर तबाह हो गया। जैसे ही कोई खत्म होता था वो अपने पति को लेकर बाहर निकल जाती थी, कोई भी किसी से बताया नहीं। लखनऊ के इमलियापुर गांव में इस परिवार के दुखों को सुनने के लिए काठ का कलेजा चाहिए, पत्थर हो जाना पड़ेगा ये सुनने के लिए कि यहाँ इकट्ठा 8 लोगों की आज 13वीं है। इस परिवार ने इस कोरोना काल में जो सहा है वो कहा नहीं जा सकता। इस परिवार का दर्द सुनने वालों के सीने में सुराख कर देता है। कोरोना ने अपनों का ही लहू अपनों के ही सीने पर छींट दिया है। 22 अप्रैल से 15 मई के बीच 4 सगे भाई, 2 बहनें, माँ और बड़ी माँ को कोरोना ले गया। कोरोना ने अपने इस दौर में बहुत ही कहर बरपाया, लेकिन हम जिस परिवार में हैं ये लखनऊ के इमलियापुरवा गांव की कहानी है। और इस गांव में एक परिवार ने अपने 8 लोगों को इस कोरोना में खोया है। 4 सगे भाई, 2 बहनें और माँ और बड़ी माँ। इस पूरे परिवार का एक तरीके से इस कोरोना ने इतना नुकसान किया है जो शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। सोचिए क्या बीती होगी उस शख्स पर जो खुद कोविड पॉजिटिव हो, अस्पताल में उसे मालूम चले कि माँ कोविड से ही चल बसी। सुबह माँ का अंतिम संस्कार करके घर पहुँचे तो दोपहर में मालूम चले कि छोटे भाई को भी कोरोना ने खत्म कर दिया और उसी शाम छोटे भाई का भी अंतिम संस्कार करना पड़े। सुबह हमें खबर मिली कि माता का देहांत हो गया। उसके बाद बख्शी तालाब पे उसी दिन माता जी को मैं फोन करके आया ही था कि बैठा था कि छोटे भाई का लाश घर पे आ गई। सुबह हमने 10 बजे माता जी का संस्कार किया और 3 बजे अपने छोटे भाई का
अंतिम संस्कार किया। पूरा घर पहले ही कोविड पॉजिटिव था। रेल अधिकारियों ने इनके छोटे भाइयों को अस्पताल में भर्ती किया, लेकिन क्रूर काल न जाने कितना गहरा प्रहार करने को बेताब था। उसके बाद हमारे रेल अधिकारियों ने हमारे भाइयों को रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया। यहाँ पर हमारे बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया। उसके 50 सबसे बड़े भैया रेलवे अस्पताल में ख़त्म हुए। मेरा छोटा भाई ठीक हो गया था, 20 दिन जीवित रहा, लेकिन रेलवे के डॉक्टरों की लापरवाही से हमारे छोटे भाई की मौत हुई। 20 दिन के बाद मेरा छोटा भाई भी खत्म हो गया। 4 भाइयों की मौत का दंश कोई माँ कैसे झेल पाती, लिहाजा उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। बड़े भैया की मृत्यु सुनकर मेरी बड़ी अम्मा भी स्वर्गवास हो गया। हमसे 2 छोटी बहनें थीं, वो अभी जब बीमार हुई तो अपने घर चली गई और घर जाकर वो भी खत्म हो गई। हालात ऐसे थे कि बारी बारी से भाई मर रहे थे, लेकिन जो जिंदा थे उन्हें बताने की हिम्मत कोई जुटा नहीं पा रहा था। सारे भाई एक भाई को पूछते रहे, हमको दूसरे हस्बैंड में ट्रांसफ़र हो गए। यह मैं आश्वासन देता रहा और उनको बताया नहीं। मेरे घर की जो विधवा थी बेरांगना जैसी लड़ती रही, जैसे ही कोई खत्म होता था वो अपने पति को लेकर बाहर निकल जाती थी। कोई भी किसी से बताया नहीं। घर के सबसे बड़े बुजुर्ग अब इस बात से परेशान हैं कि अब बच्चों की पढ़ाई, घर वालों की दवाई और रोज के खाने पीने का जुगाड़ कैसे करेंगे, कहां से करेंगे। इतनी बड़ी त्रासदी से ये परिवार गुजरा, लेकिन मजाल है कि प्रशासन के गलियारों तक इस परिवार की चीत्कार पहुंची हो। प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी या अधिकारी आज तक हमारे घर झांकने नहीं आए। कोरोना के इस भीषण बुरे समय में ऐसी दुख भरी दास्तानें सहरा देती हैं। वैसे तो परिवार का सब कुछ लुट गया है, सब कुछ बिखर गया है, मगर फिर भी अगर सरकार इनकी कुछ मदद कर सके तो बेहतर ही होगा। कुमार अभिषेक, इमलियापुर गांव, लखनऊ, आज तक। कितना मुश्किल है इस परिवार के दर्द को शब्दों में समेट पाना। जरा सोचिए, जीवन भर का दर्द ये कोरोना इस पूरे के पूरे परिवार को देकर गया है। आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण खबर आप तक पहुंचाते हैं। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार कोविड के दौरान लोगों का ध्यान नहीं रख रही, बल्कि नई बिल्डिंग बनाने पर मोटी राशि खर्च कर रही है। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि विपक्ष सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहा है। इसी मसले पर मैंने केंद्रीय शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से बातचीत की। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर लगा ग्रहण फिलहाल हट गया है और केंद्र सरकार ने इसको लेकर राहत महसूस की है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है मंत्री जी आपका। और मेरा पहला सवाल यही, हाईकोर्ट की ओर से क्या केंद्र सरकार को इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑक्सीजन मिल गया है? तो केंद्रीय सरकार को मैडम ऑक्सीजन की तो जरूरत थी नहीं। जो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये जो सारे मुद्दे उठाए गए हैं पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था, मैं आपको याद करवाना चाहता हूं, 5 जनवरी 2021 में, उसमें बिल्कुल क्लियर था कि जो भी स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस हमें चाहिए, जो भी ड्यू प्रोसेस है, हमने सब फॉलो किया था। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक लिमिटेड मुद्दा था, वो ये कि महामारी के दौरान इसको जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है 2 प्रोजेक्ट पे, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग पे और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो राजपथ की एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट है, वो रोका जाना चाहिए। तो हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं कि ये सिस्टमैटिक सीक्वेंशियल प्रोजेक्ट है, और अभी जो टेंडर्स अवार्ड हुए हैं वो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग कोई 860 करोड़ रुपए का टेंडर है, और जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है 470 करोड़ का। ये दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी ये कहा है, हाईकोर्ट ने, कि ये प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। हम शुरू से ये बात कहते आ रहे हैं, और आज जो दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है, दैट कंफर्म्स आवर बेसिक अप्रोच टू द प्रोजेक्ट।
हरदीप जी, विपक्ष की ओर से बार बार ये कहा जा रहा है कि पैसे की कमी है, वैक्सीनेशन पूरी करवा नहीं पा रही सरकार और सारा का सारा पैसा इस प्रोजेक्ट के भीतर लगाया जा रहा है। 20,000 करोड़ रुपए सरकार इस प्रोजेक्ट में लगा रही है और इसको लेकर आगे बढ़ रही है। विपक्ष के इन आरोपों पर क्या है आपका जवाब? मैडम, ये जो आप 20,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा बता रही हैं, आज मेरी जो आपसे ये प्रोग्राम में मैं भाग ले रहा हूं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, अभी काम हो रहा है सिर्फ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू और नई पार्लियामेंट पे। उसका टोटल बजट खर्चा है 1300 करोड़। 1300 वैक्सीन के लिए केंद्रीय सरकार ने 35,000 करोड़ का बजट ऑलरेडी दिया हुआ है। पीएम केयर से हम 2,000 करोड़ का वेंटिलेटर्स पे प्रोविजन किए हुए हैं। इसलिए पैसे की बाइनरी इसमें कुछ भी नहीं है। सेंट्रल विस्टा के जो काम हो रहा है और हेल्थ बजट में कोई रिलेशनशिप नहीं है। और हमारी जो सीनियर कॉलीग हैं वित्त मंत्री जी निर्मला जी, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया, अगर वैक्सीनेशन के लिए और पैसा चाहिए होगा तो केंद्रीय सरकार की मंजूरी होगी उसमें। अगर हमें कोई वैक्सीनेशन में सवाल उठते हैं अवेलेबिलिटी के, कोई पैसे का सवाल नहीं उठा है अभी। आप कह रहे हैं पैसे का सवाल नहीं है, लेकिन बार बार विपक्ष की ओर से खासतौर पे राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस जो आज भी सामने आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया गया कि मोदी महल बनाना इनकी ज्यादा प्राथमिकता है, बाकी चीजों पर ध्यान नहीं देना, वो भी तब जब कोरोना काल के बुरे दौर से ये देश गुजर रहा है। पीएम आवास को लेकर क्या कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट है? क्या वहां पर काम शुरू हो चुका है? उसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या जानकारी देंगे साहब? मैं आपके दर्शकों को यही बताना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी जो बात करते हैं वो सुन लिया करें और उस पर एक फैक्ट चेक करवा लिया करें। फैक्ट चेक या उस पर कुछ जांच करवा लें, उसे पता लगेगा कि इसमें कितनी बात में कितनी गहराई है। प्रधानमंत्री आवास जो है ये पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें 10 नई केंद्रीय सरकार की जो मंत्रालय हैं उनके लिए जो 51 मंत्रालय और डिपार्टमेंट्स, उनके लिए नए दफ्तर बनेंगे, नई उसमें कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी बनेगी, नई पार्लियामेंट बनेगी, नई सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनेगी। उसमें एक टोटल सारी प्रोजेक्ट का खर्चा हो सकता है 13-14 हजार करोड़ से ज्यादा ना हो। तो ये कहना कि मोदी महल पे 13,400 करोड़ खर्च हो रहा है, ये राहुल गांधी जी को कहां से ये खबर आई और क्या हुआ? राहुल गांधी जी कई इंटरेस्टिंग बातें करते हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है? मैडम, वो जो कांग्रेस रूल स्टेट है राजस्थान, उसमें कई जो वैक्सीन के वायल्स हैं कूड़ेदान में पाए गए। तो ये राहुल गांधी जी की बात आप सुनते रहे तो कुछ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं विद अ फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि पीएम हाउस जो है इट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस बिग प्रोजेक्ट। उसके अभी हमने डिजाइन प्रेजेंटेशन ली नहीं है। बहुत शुक्रिया हरदीप सिंह पुरी जी आज तक से जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। यकीनन दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से जो बड़ी टिप्पणी सामने आई है आज, उसने भारत सरकार को राहत दी है और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट अपनी ही रफ्तार में आगे बढ़ता रहेगा। अब ये बात पूरी तरह से तय हो चुकी है। धन्यवाद। कोरोना से बचना है तो वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी, ये बात हम और आप जानते हैं, लेकिन कई राज्यों के ग्रामीण अंचलों में वैक्सीन को लेकर तरह तरह की अफवाहें गूंज रही है। लोग वैक्सीन लगवाने से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार के सहरसा के एक गांव में वैक्सीन से डरते ऐसे ही ग्रामीणों के बीच पहुंचे हमारे संवाददाता रोहित सिंह। उनकी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, किस तरह के हालात इस वक्त गांवों में पैदा हो चुके हैं। वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ आदमी देखते मर ही जाता है, कैसे लगाएंगे बताइए? क्या वैक्सीन दे रहा है, इसलिए सब डर रहे हैं। कोरोना का वैक्सीन लगाए हो मन? नहीं। क्यों? वैसे तो मतलब क्यों नहीं लगवाए? सरकार बोलती है लगाना चाहिए आप लोग को। हम लोग को नहीं लगाए हैं। क्या मतलब क्यों, किस कारण से नहीं लगाए? उससे बोलता है आदमी मर जाता है, इसलिए नहीं लगवाए। मर जाता है इससे? आपको डर लगता है इससे? जी सर। फिर क्या चाहते हो? फिर मरने से तो सबको न डर लगता है सर। शहरों में लोग वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान हैं और यहाँ अमन कुमार के मन में ये बात बिठा दी गई है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो मौत आ जाएगी। अमन कुमार तो जरा नरमी से पेश आए, लेकिन नबोध यादव वैक्सीन की बात पर ही भड़क गए। वैक्सीन लगाए हैं? जी नहीं। क्यों?
नहीं लगाएंगे, हमारा मर्जी है। सरकार बोल रही है वैक्सीन लगाइए। बोल रहे हैं जब मर जाते हैं तो आते हैं देखने के लिए, जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं हम बेहोश हो जाते हैं तो आते हो देखने के लिए है? एक तो अशिक्षा और ऊपर से अफवाहों की मार। बिहार के तमाम इलाकों में लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। कोई कह रहा है कि वैक्सीन लगवाएंगे तो मर जाएंगे, तो कोई बता रहा है कि ये वैक्सीन ही असली नहीं है। वैक्सीन क्या लगा? वैक्सीन तो जो ओरिजिनल वैक्सीन है वो तो बेच दिया गया है सरकार के द्वारा, वो गलत वैक्सीन दिया जाता है। क्या लगाएंगे? वैक्सीन लगाने के बाद हम लोग जो देख रहे हैं वो आदमी वैक्सीन लगाने के बाद मरता ही है, क्योंकि ओरिजिनल वैक्सीन है नहीं। वैक्सीन बेच दिया गया है सरकार के द्वारा और गलत वैक्सीन जो है वो उपयोग हो रहा है जनता पर। बिहार के सहरसा का ये करियत गांव है। पूरे गांव में कोरोना वैक्सीन पर भय और भ्रम का भूत मंडरा रहा है। दुष्प्रचार के प्रभाव में वैक्सीन को लेकर इनके मन में इतनी शंकाएं हैं कि ये टीका लगवाने के लिए तैयार ही नहीं है। कोरोना के वैक्सीन को लेकर ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं और इसी कारण से जो लोग हैं वो वैक्सीन लेने में हिचक रहे हैं। इस वक्त हम सहरसा जिले के पत्थरघट प्रखंड अंतर्गत करियत गांव में मौजूद हैं और यहाँ पर भी आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गांव वाले जो है वो वैक्सीन लेने से हिचक रहे हैं। कई तरह की भ्रांतियां उनके दिमाग में है, उनके मन में है और हम इस गांव में चलेंगे और लोगों से बात करेंगे कि आखिर इस गांव के लोग जो हैं वो वैक्सीन लेने से क्यों कतरा रहे हैं और क्यों नहीं वो वैक्सीन ले रहे हैं ताकि उनकी जान बचे। भोले भाले गांव वालों के बीच टीके को लेकर ये भ्रम फैला कहां से? किसने टीके के खिलाफ दुष्प्रचार किया? किसने रची साजिश? इन सवालों का जवाब तलाशने की हमने जब कोशिश की तो पता चला कि ये ज्ञान इन्हें अफवाहों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिला है। ये आप लोग कौन बोला कि गलत वैक्सीन लग रहा है? वैसे देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहा है सब कुछ, तो खुलेआम लगाएंगे नहीं वैक्सीन आगे भी? कैसे लगाएंगे सर? वैक्सीन लगाने से सुरक्षित होता है, लेकिन वैक्सीन लगाने के बाद यहाँ आदमी देखते मर ही जाता है। कैसे लगाएंगे बताइए? 1,500 की आबादी वाले करियत गांव में वैक्सीन को लेकर उदासीनता ही नहीं है बल्कि विरोध भी है। भ्रम का जाल ऐसा फैला है कि जिसके चलते लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ना ही लोगों के चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। इस वक्त हम करियत गांव के अंदर हैं और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए तो पहले आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोगों ने जो है वो मास्क नहीं पहना हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जो है वो नहीं हो रहा है। जिसको भी आप देखिए इक्का दुक्का लोगों ने ही जो है वो मास्क पहना हुआ है, वरना लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। इस गांव में लोग कोरोना संक्रमण को हल्के में ले रहे हैं तो वहीं वैक्सीन पर भ्रम जाल इन्हें टीकाकरण केंद्र पर जाने से भी रोक रहा है। सबके दिमाग में एक ही तरह का रिकॉर्ड बज रहा है। आप लोग वैक्सीन लिए हैं? नहीं लिए। क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि देखते हैं एक आदमी जो वैक्सीन लगाते हैं वो आदमी मर जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो इसलिए नहीं लगाए हैं। वैक्सीन तो यही हम देख रहे हैं कि जैसे आदमी लेता है उसके बाद वह बीमार पड़ता है, उसका बाद तो देखते हैं वो मर जाता है, तो वैक्सीन क्या करेंगे लेकर के? एक तरफ गांव में टीके पर अफवाहों का बाजार गर्म है तो वहीं वैक्सीन को लेकर जो दुष्प्रचार हुआ है वो इनके दिलो दिमाग में बैठ गया है। इसका मतलब ये भी नहीं कि पूरे गांव में ऐसा हाल है। जो जागरूक हैं वो वैक्सीन ले रहे हैं। देश के ग्रामीण इलाकों में जिस तरीके से कोरोना फैल चुका है, ऐसे में ज़रूरी है कि लोग जल्द से जल्द टीका लें ताकि इससे बचाव हो सके। लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों में देखें तो टीकाकरण को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह नज़र नहीं आता है। इस वक्त हम सहरसा ज़िले के एक स्कूल में मौजूद हैं, यहाँ पत्थरघट ब्लॉक में, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सुबह से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में जो है लोग टीका लेने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है। हालांकि टारगेट जो है स्कूल पर आज 200 टीके का है। जो लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं उन्हें अपनी जान की कीमत मालूम है। ये जागरूक हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। मन में आता है कि टीका नहीं लेना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं आता। तो लगता है कि इससे कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है? बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है टीका ना। मन में कोई शंका है? आप लोग वैक्सीन लेने आए हुए हैं? नहीं, कोई शंका नहीं, कोई शंका नहीं है।
बिहार के शहरी और कस्बाई इलाकों में वैक्सीन के लिए लोगों की कतारें लगी हैं। वैक्सीन का स्लॉट नहीं मिल रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों के तमाम टीकाकरण केंद्रों पर जाने से लोग कतरा रहे हैं। बहुत लोगों के पीछे कुछ लोग कहते हैं जो टीका लेने से लोग मर जाता है, हम नहीं लेंगे टीका। कुछ के घर भी हम लोग 10 के घर भी जा के खुद मैं घूमी हूँ, लेकिन बोलने के बावजूद भी वो लोग बस 10 को गाली इधर उधर दे देते हम लोग को ही, या ऐसे बोलते नहीं हम नहीं लेंगे टीका, आप लोग ऐसे मत आइए, लेना होगा तो मैं खुद ले लूंगी। स्वास्थ्य विभाग वैक्सीन पर इस दुष्प्रचार को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो और वो बेहिचक टीका लगवा सके। जरूरी ये है कि लोगों के अंदर में जो टीके को लेकर गलतफहमियां हैं, भ्रांतियां हैं, वहम है, उसको दूर किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, खासकर ग्रामीण इलाकों में जो है उनका यहाँ पे टीका उनको लग सके। यहाँ पे देख रहे हैं इन्होंने भी जो है वो टीका ले लिया है। तो टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, तभी जो है इस जानलेवा वायरस से जो है वो बचाव संभव हो पाएगा। कैमरा पर्सन आनंद कुमार के साथ रोहित सिंह, पतरघट, सहरसा आज तक। अब सवाल यह है, आखिर वो कौन लोग हैं जो वैक्सीन पर अफवाहें फैला रहे हैं? बेसिर पैर की ये बातें तेजी से फैल रही हैं। भोले भाले गांव वाले वैक्सीन लगवाने से डर रहे हैं। यूपी के बाराबंकी में तो टीके के डर के मारे कुछ ग्रामीण नदी में कूद गए थे। बाराबंकी जिले के ऐसे ही गांव से देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में एक बड़े तौर पर सरकार की तैयारी है कि 1 जून से 75 जिलों में 18 से 44 वर्ष की आयु के लोगों को अब टीका मिलने लगेगा, जिसको लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के जो सामने है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में, ऐसे इलाकों में इस टीके को पहुंचाना जहां लोगों के मन में इस वक्त टीके को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें, उनकी खुद की मान्यताएं और डर व्याप्त हो चुका है। ऐसी ही सच्चाई को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं बाराबंकी के इस सराय अकबराबाद गांव में। कोरोना की वैक्सीन से पहले गांवों में अफवाहें पहुंच गई, ऐसी अफवाहें जिन्होंने गांव वालों के दिलो दिमाग में दहशत भर दी। अफवाहों का बाजार ऐसा गर्म है कि लोग समझाने से भी समझ नहीं रहे हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए राजी नहीं है। 70 साल के बुजुर्ग मुनीसर के मन में बैठा है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो उन्हें बहुत तेज बुखार आ जाएगा। उनके मन में वैक्सीन को लेकर भरोसा ही नहीं है। हमने लगा क्या, क्यों ऐसा लग रहा है? क्या ठीक, क्या नहीं ठीक लग रहा टीके को लेकर आपको? टीका में झटका जरूर आया था बुखार का, टीका नहीं लगा। हमने लगा। गांव की ही 45 साल की सुमन देवी को किसी ने समझा दिया कि वैक्सीन लगवाई तो जान पर आफत आ जाएगी। ना तो ये खुद वैक्सीन लगवा रही हैं और ना ही इनके परिवार में ही कोई वैक्सीन लगवाने के लिए राजी है। नहीं, हम नहीं लगवाना चाहिए। क्यों, क्या हुआ, क्या ऐसा हो गया? ऐसा का हमारी नंद के ससुर खत्म हो गए टीका लगवाने के बाद, तो उसमें डर लगता तो नहीं लगवाना चाहते। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का सराय अकबराबाद गांव है, जहां लोग कोरोना वैक्सीन के नाम से ही घबराए हुए हैं। ये वही बाराबंकी जिला है जहां कुछ दिन पहले वैक्सीन लगने के डर से लोग नदी में कूद गए थे। कुछ वैसा ही हाल इस सराय अकबराबाद गांव में भी है। वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाली ताकतें इस गांव तक भी पहुंच गई। गांव वालों में वैक्सीन को लेकर दहशत है। बुजुर्ग हो या जवान, कोई भी वैक्सीन ही नहीं लगवाना चाहता। गांव के 76 साल के हरिलाल कहते हैं कि जब उन्हें कोई समस्या नहीं है तो वो वैक्सीन क्यों लगवाएं? उनके परिवार वालों ने भी वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। आपको लग रहा है कि उसका नुकसान हो जाएगा? नुकसान होता है, सब इधर आग दे गई, सब लड़कर दवा इंजेक्शन कह गए, अब भाग गई घर का बने की दवा से का फायदा है हमका। हम तबीयत हमारे से हमारी ब्लड की उल्टी हुई लगती, इसीलिए हम टीका, हम दवा ज्यादा अपन लेते नहीं। घर में किसी ने टीका भी लगवाया? किसी ने नहीं लगवाया? नहीं। बाराबंकी जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर इस गांव की आबादी 1200 से ज्यादा है। हमारी टीम ने इस गांव में लोगों के मन में बसे कोरोना टीके के भय के बारे में जायजा लिया। तमाम लोगों ने तो हमारी टीम से बात ही नहीं की, दरवाजे बंद कर लिए। ग्रामीण अंचल में हम हैं और सराय अकबराबाद ये गांव है।
बहुत बात की हम लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद भी दिमाग से भ्रम नहीं हट रहा है और पूरी तरीके से तटस्थ है कि चाहे कुछ भी हो जाए कोरोना का टीका नहीं लगवाएंगे। ऐसे कई परिवार हैं जो लगातार जागरूकता फैलाने के बावजूद भी अपने इस हट से नहीं हट रहे, जिन्हें लगता है कि कोरोना का टीका लगाने से उनकी जान तक जा सकती है। गांव की आशा वर्कर मंजू सिंह घर घर जाकर लोगों को समझाती हैं, बताती हैं कि वैक्सीन लगवाने से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीन ही एकमात्र सहारा है। लेकिन गांव वाले इनकी एक नहीं सुनते। ग्राम प्रधान लोगों से गुजारिश कर रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं, लेकिन लोगों के दिलो दिमाग पर तो अफवाहों का भूत सवार है। देख सकते हैं आप, इस तरीके का डर व्याप्त है लोगों में। इनका मानना है कि इन्होंने अपनों को खोया है और उनका ये भी कहना है कि टीका लगने के बाद ही इस तरह की स्थिति हुई जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि लोगों को बताया जा रहा है, समझाया भी जा रहा है। आशा बहन भी जब यहाँ पे आती हैं तो समझाती हैं, लेकिन लोगों के मन में डर और अफवाह से इस कदर व्याप्त है कि वो तैयार नहीं है कि कोरोना का टीका उनकी जान बचा सकता है और वो अपने विश्वास से अब इस टीके को लगवाने से इनकार कर रहे हैं। बाराबंकी से कैमरामैन संजय सिंह के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। देश में कोरोना की वैक्सीन लगवाने का अभियान चल रहा है तो इस पर सियासत भी नॉनस्टॉप जारी है। दिल्ली में शुरुआत से ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैक्सीन की कम सप्लाई पर सवाल उठा रहे हैं। अब केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने सभी गैर बीजेपी शासित राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वो केंद्र से मुफ्त कोरोना टीके की मांग करें। सारे राज्यों ने कोशिश करके देख ली, सबने ग्लोबल टेंडर भी कर लिए, सबने सब एक भी राज्य एक भी वैक्सीन का एक भी टीका अगर अपने स्तर पे लाने में सफल हुआ हो तो मुझे बताओ। तो जाहिर तौर पे राज्य वैक्सीन प्रोक्योर नहीं कर सकते, ये काम सेंटर को करना पड़ेगा। सेंटर प्रोक्योरमेंट करे, दुनिया भर से प्रोक्योरमेंट करे, देश में प्रोडक्शन करे, वो करके हमें दे। हम उसके बाद ना लगाएं तो हमारी जिम्मेदारी है, हम लगाने की उचित व्यवस्था ना करें तो हमारी जिम्मेदारी है। कोरोना की वैक्सीन है कम, कैसे आए टीकाकरण अभियान में दम? ये सवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबे वक्त से उठा रहे हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वो राज्यों को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मुहैया करवाए। केजरीवाल ने नसीहत दी कि केंद्र कोरोना से लड़े, राज्यों से नहीं। मेरा ये निवेदन है, केंद्र सरकार से भी निवेदन है कि सभी राज्यों को एक साथ लेके एक टीम इंडिया बनके हमें सारे देश को मिलके कोरोना से लड़ना है। इस वक्त राज्यों से नहीं लड़ना चाहिए। दिल्ली में वैक्सीन की कमी को लेकर रविवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अजीबोगरीब तर्क दिया था। मनोहर लाल का कहना था कि दिल्ली में एक ही दिन में ज्यादा टीके लग रहे हैं, इस नाते टीकों की कमी हो रही है। इस पर केजरीवाल ने उन्हें करारा जवाब देते हुए कहा कि उनका मकसद वैक्सीन बचाना नहीं है बल्कि जान बचाना है। वो ड्रामा करने के लिए क्या किया, कल से मेरे वैक्सीनेशन सेंटर सारे बंद। क्यों बंद? क्योंकि मुझे टीके नहीं मिले हैं। हम कहते हैं टीके तो बाकी प्रदेशों से आपको ज्यादा मिल रहे हैं, आप जैसे बाकी प्रदेश कर रहे हैं। आज हम भी 2 लाख एक ही दिन में लगा करके अपना स्टॉक खत्म कर सकते हैं। हमको पता है कि जितना स्टॉक मिल रहा है, हम 50,000 60,000 रोज करेंगे तो ये काम हमारा चलता रहेगा। वो ये कह रहे थे भाई इतनी जल्दी टीके क्यों लगा रहे हैं दिल्ली वाले? तो जल्दी टीके लगाएंगे तभी तो लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी टीके लगेंगे उतने ज्यादा लोगों को टीके लगेंगे, उतने ज्यादा लोगों की जान बचेगी। तो अपने को तो जल्दी लगानी ही चाहिए, इसमें गलती क्या है? कोरोना की वैक्सीन पर सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा है। आज केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने गैर बीजेपी राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि वो संयुक्त रूप से साथ आएं और केंद्र सरकार से राज्यों को मुफ्त टीका देने की मांग उठाएं। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर ट्वीट करके केंद्र सरकार की टीकाकरण की नीति पर हमला बोला है। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार की जीरो वैक्सीन नीति भारत माता के सीने में खंजर का काम कर रही है। भारत सरकार जुलाई के महीने में 20 करोड़ और अगस्त के महीने में 30 करोड़ वैक्सीन का इंतजाम करने का दावा कर रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि इस
मारामारी के दौर में जबकि वैक्सीन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, भारत सरकार अपने इस दावे को पूरा करेगी। चूंकि बीजेपी की सरकार से तो ये भी डर लगा रहता है कि बाद में अमित शाह जी कहीं ये ना बोल दें कि ये तो सिर्फ एक जुमला था। कोरोना की विभीषिका से बचने के लिए वैक्सीन ही आखिरी विकल्प है। ये बात सरकार खुद लोगों को बता रही है, लेकिन तमाम राज्यों में पर्याप्त वैक्सीन पहुंच नहीं पा रही है। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान हैं और इतने संवेदनशील विषय पर भी जमकर सियासत हो रही है। आज तक कोरोना पर राजनीति जारी है, जारी रहेगी, लेकिन अगर आपकी बारी आती है तो कोरोना से बचने के लिए टीका लगवाने के लिए अब वैक्सीनेशन सेंटर तक जरूर जाएं।